हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस किया था। टाइम डिपेंडेंट में 1 डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन और 3 डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन दोनों को ही हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स में ऐसी बहुत सी इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो केवल पोजीशन पर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती। अदरवाइज़ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जो जनरली शो करते हैं VRT, यानी कि हम इसको पोजीशन और टाइम दोनों के फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोजीशन की फॉर्म में भी और टाइम की फॉर्म में भी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है समय पर, वो केवल पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर फिज़िक्स में ऐसी घटनाएं हैं तो उन घटनाओं में जो फंक्शन साई है, हम जो अभी तक स्टेट फंक्शन लेकर के चल रहे हैं वो भी दो का फंक्शन लेकर के चल रहे हैं, एक तो पोजीशन का और एक टाइम का। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं के लिए क्या किया जाता है, जो साई आर टी है उसको यहाँ पे भी पोजीशन और टाइम दोनों के फंक्शन है, तो इसको दो अलग अलग फंक्शंस में तोड़ लेते हैं। एक तो एक ऐसा फंक्शन जो केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है और एक ऐसा फंक्शन जो केवल समय पर डिपेंड करता है। समझ में आगे बात? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसमें पर्टिकुलर इंसिडेंट पोजीशन और टाइम दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम सीधे वेव फंक्शन साई को यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट है जहाँ वो केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे फंक्शंस को या ऐसे इंसिडेंट में फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर वेव फंक्शन साई को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट ऐसा फंक्शन का होता है जो कि केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है और एक ऐसा होता है जो कि केवल समय पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो हमने ये जो स्टेट फंक्शन था मेरा साई आर टी, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक है जाई, है ना, जो कि केवल पोजीशन आर का फंक्शन है, और एक है फाई जो कि केवल समय टी का फंक्शन है। समझ में आ गई बात? और इसको मैंने नंबर डाल दिया 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, भौतिकी की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो केवल किस पर डिपेंड करती हैं, पोजीशन पर, और समय पर निर्भर नहीं करती। इसलिए साई आर टी को दो भागों में बांट लिया जाता है। एक तो इस तरीके से जाई आर और फाई आर टी, फाई टी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को एक तरीके से, आपने चरों के पृथक्करण की विधि पढ़ी है, आपको याद है ना, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी है, हाँ प्रीवियस क्लास में ही पढ़ी है हमने चरों के पृथक्करण की विधि, है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ा है। वहाँ भी हम पर्टिकुलर फंक्शन को वहाँ पे तो 3 की फॉर्म में बांधते हैं। कोई भी फंक्शन साई है वो एक्स वाई जेड का है, तो हमने 3 अलग अलग फंक्शंस में उसको डिवाइड किया था। एक पार्ट वो जो केवल पोजीशन एक्स पर डिपेंड करता है, एक पार्ट वो जो वाई पर डिपेंड करता है, और एक पार्ट वो जो केवल जेड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इस फंक्शन साई को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक है जाई आर और एक है हमारा फाई टी। अब हमारे पास क्या होती है, एज वी नो, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसी को तो कन्वर्ट करेंगे हम किस में, टाइम इंडिपेंडेंट पे। हम कौन सी जानते हैं, जो हम लास्ट निकाल चुके थे वो ये थी, डेल बाई डेल टी साई आर टी इज इक्वस टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 प्लस वी आर टी और साई आर टी प्लस कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। हाँ, ये दो एक जगह ले लिया ना हमने, तो ये जो हमारा पार्ट था इसको हमने हैमिल्टोनियन नाम दिया था, आपको याद होगा। ये हैमिल्टोनियन और कुछ नहीं है, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपका टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करें कि ये जो साई आर टी की वैल्यू है इसको आप यहाँ रख दें, इसको मैं नंबर दो डाल देती हूँ, 1 को आप रख दीजिए 2 में, तो आपका क्या आ जाएगा, जे एच का डेल बाई डेल टी। इसको आपने जो तोड़ा हुआ है दो पार्ट्स में उसकी फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ साई आर टी है वहाँ पर मैंने जाई आर और फाई टी लिख दिया। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप ये देखें कि ये इक्वेशन 1 को मैंने कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर
टू में रख दिया। अब मुझे क्या करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब एग्जैक्टली वो यूज़ नहीं करना है, पूरा मेथड हम नहीं यूज़ करेंगे। एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें इसको, इस इक्वेशन को इस तरीके से सेपरेट करना है कि इसका एक पार्ट तो केवल पोजीशन पर डिपेंड करे और एक पार्ट टाइम पर डिपेंड करे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आप ऐसे कीजिए, इसका जो LHS है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन जो आती है हमारी एच साई इज इक्वल्स टू ई साई आती है, तो ये हैमिल्टोनियन है, तो इसको इधर ले लेते हैं ना, हमारी सुविधा के लिए ले लेते हैं, बाकी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आ जाएगा जे एच कट डेल बाई डेल टी जाई आर और फाई टी, ठीक है। अब देखो आप, इधर मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो जाई आर वाला पार्ट है, वैसे भी डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इस जाई आर का तो कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, है ना। ये तो भाई आर पर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप इसको बाहर लोगे तो उसको मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये आएगा 1 में जाई आर। ये कौन सा वाला जाई आर है, ये वाला है। इसको क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकती हूँ, बिकॉज डिफरेंशिएशन इज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ठीक है भाई, और बाकी आपका यहाँ पे प्लस वी आर टी, ठीक है। और यहाँ पे केवल मैं जाई आर को छोड़ूंगी, ये जो फाई टी है इसको उठाकर मैं इसके नीचे लेकर के जा रही हूँ, समझ में आ गई। यानी कि इधर 1 ये क्या बन गया, ये वाला फाई टी जो है वो मैं यहाँ ले आई, और ये जो जाई आर है उसको मैं यहाँ ले आई, लेके आ सकती हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और आपका क्या बच गया यहाँ पे, डेल बाई डेल टी और फाई टी। समझ में आ रही बात आपको। अब आपको खुद को दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है आर पर, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट केवल टाइम टी पर। जैसे अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे भी ये वाला सेपरेशन काम में लेते हैं, इधर उधर पक्षांतरण करते हैं। अगर दो ही फंक्शंस का इंटीग्रेशन है तो हम क्या करते हैं, एक तरफ एक फंक्शंस को ले आते हैं, एक तरफ दूसरे को ले आते हैं, और आराम से फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वही तरीका है, मतलब एग्जैक्टली मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वो हम यूज़ नहीं कर रहे जो हमने लास्ट ईयर यूज़ किया था। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन को डाल दिया मैंने थर्ड, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, सिंस इन इक्वेशन थर्ड LHS is completely depend upon R and RHS is completely depend upon time t, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले LHS में जो केवल आर पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं इसमें टाइम में कोई, यहाँ पर अगर मैं टाइम में कोई चेंज करूँ तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ अगर मैं पोजीशन में कोई चेंज करूँ तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये पोजीशन पर डिपेंड कर ही नहीं रही और ये टाइम पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो यहाँ आप कैसे भी चेंज करो, यहाँ केवल तभी फ़र्क पड़ेगा LHS में जब आप पोजीशन चेंज करोगे, यहाँ केवल तभी फ़र्क पड़ेगा जब आप टाइम में चेंज करोगे, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस समीकरण के जो दोनों पार्ट हैं वो किसी नियतांक के बराबर होना चाहिए। ऐसा हमने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में भी किया था, ठीक है। जब दो पार्ट जो थे वो केवल एक एक वेरिएबल पर ही डिपेंड कर रहे थे तो उनको हमने कांस्टेंट के बराबर मान लिया था, याद है आपको। क्योंकि ये इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये दोनों इक्वल ज़रूर हैं पर इनके वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ये टाइम पर डिपेंड नहीं है, ये पोजिशन पर डिपेंड नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको। तो हम क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन थर्ड LHS इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन पोजिशन R and RHS is completely depend upon time t, ठीक है। therefore both parts या both sides can be considered equal to any constant, ठीक है। let this constant is energy E, ठीक है। हम इसको चेक भी करेंगे आगे, जो अभी हम फिलहाल कांस्टेंट मान रहे हैं, एनर्जी ई के बराबर मान रहे हैं, मतलब इसको मैं एनर्जी के बराबर मान रही हूँ। हालांकि मैं आपको आगे इसको बताऊंगी कि एनर्जी के बराबर ही क्यों माना है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन आती है वो एनर्जी के डायमेंशन के बराबर ही आती है। तो किसी एनीदर कांस्टेंट को मानने से अच्छा है कि हम एनर्जी ही मान रहे हैं, और वो एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट एनर्जी है। तो जब मैं इसको एनर्जी ई के इक्वल मानूंगी तो ऑब्वियस सी बात है ये LHS वाला पार्ट भी एनर्जी ई के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, लेट दिस कांस्टेंट इज एनर्जी ई, देयरफॉर
RHS यानी कि जे एच कट 1/5t डेल बाई डेल टी फाई टी इज इक्वस टू मैंने किसके बराबर मान लिया, एनर्जी ई के बराबर मान लिया। समझ में आ गई बात आपको। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करोगे वो ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो डेल बाय डेल फाई टी तो मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है, उसके नीचे मैंने फाई टी रख लिया, ठीक है। इधर क्या आ गया, इधर आ गया आपके पास ई डेल टी और ये आ गया आपका 1/JH कट इधर। समझ में आ गई क्या क्या मैंने आपको समझ में आया। 1/5t डेल फाई टी इधर रखा मैंने, ठीक है, और ये एक डेल टी जो ये वाला है ये मैं इधर ले गई और JH कट को भी मैंने इधर ले गई। आप क्या कर सकते हो, 1/J का मतलब -J होता है, ठीक है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे आप 1/5t डेल फाई टी, ठीक है, तो इधर कितना आएगा आपका -J/H कट, क्योंकि 1/J है और E इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी, ठीक है। फाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln फाई टी 1/x का जैसे डेल 1/x का ln x होता है, तो 1/5t का फाई टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा इंटीग्रेशन, ln फाई टी होगा, ठीक है। इधर कितना आ गया -J/H कट ई टी। समझ में आ गई। एक कांस्टेंट भी आता है, ठीक है, उसको अपन मान के चल रहे हैं कि वो कांस्टेंट कोई भी 0 है इज इक्वस टू, ठीक है, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उसको नहीं लेकर चल रहे। तो फाई टी कितना आ जाएगा, ई की पावर -JET/H कट। समझ में आ गई। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, इस फंक्शन की वैल्यू आ गई फाई टी की। ये जो हम साई आर टी में दो फंक्शन लेकर के चले थे उसमें से मेरे पास फाई टी की वैल्यू आ गई है। समझ में आ गई बात। तो ये मैंने डाल दी इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि आप इस RHS वाले पार्ट को एनर्जी ई के इक्वल ले चुके हो, ई के इक्वल लेकर आपने फाई टी निकाल भी लिया, कितना आ गया है ना, इसका मतलब ये ई के बराबर है, तो मैं इक्वेशन 3 को ये लिख सकती हूँ, दिस इक्वल्स टू ई, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज -H कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा और बाहर है आपका 1/r, ठीक है, प्लस BRT, ठीक है, इधर भी एक xi r है, इज इक्वल्स टू ई। समझ में आ गई। बस अब कुछ नहीं, इसको अरेंज ही करना है, इसको xi r को इधर ले आओ, प्लस BRT xi r इज इक्वल्स टू ई xi r। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये कहलाती है आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यही इक्वेशन आपकी क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछी जाती है, बार बार इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ना, ये क्या है, हैमिल्टोनियन। हेयर H इज इक्वल्स टू -H कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा 2 प्लस BRT, है ना, ये क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। देयरफॉर ये H हो गया, तो ये हो गया H xi r इज इक्वल्स टू E xi r, और सिंपली यू कैन से, और वी कैन से H psi r इज इक्वल्स टू E psi r। ये मतलब ये इक्वेशन जो है, एग्जैक्ट इक्वेशन तो ये है, ये क्योंकि अपन जाई जनरली यूज़ नहीं करते फंक्शन के लिए, साई ही यूज़ करते हैं, ये ट्रेंड चल रहा है हमारा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अदरवाइज़ आपका जो साई है वो 2 पर डिपेंड कर रहा है, साई आर टी, आर पर भी टी पर भी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आर वाला पार्ट केवल जाई का ही है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना आपका। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली कंप्लीट इक्वेशन तो मैं ये लिख रही हूँ, दिस इक्वेशन इज़ सेट टू बी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब एच साई इज इक्वल्स टू ई साई इज ऑल्सो अ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है।
दिस इज़ ऑल्सो, मतलब दूसरी फॉर्म है ना, फॉर्म है और कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपकी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी कंप्लीट होती है। कल हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैंने जो आपको ये ई के बराबर माना था ना, इसको अपन बताएंगे कि ये एनर्जी के बराबर ही आती है या कुछ और के बराबर आती है। ये एनर्जी के बराबर ही आएगी। उसके बाद हम जो है अपने नेक्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे किसका, वेव फंक्शन का। और आगे जो टॉपिक है आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा इसमें वो आएगा प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो आपके श्रोडिंगर इक्वेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। हमने 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, टाइम डिपेंडेंट भी देख ली और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी देख लिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये 3 डायमेंशन ही है भाई। देखो ना, लाप्लास ऑपरेटर आ रहा है और वो एक्स पर भी, वाई पर भी, जेड पर भी, तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हैमिल्टनियन ऑपरेटर है दैट डिपेंड्स अपॉन 3 वेरिएबल एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो दिस इज़ दी 3 डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।